हम लोग आज इतिहास में आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच हुआ और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच हुआ। दरअसल उस समय भारतीय राजाओं में सबसे शक्तिशाली मराठे थे, तो जब तक कंपनी मराठों को पराजित करके उन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित नहीं कर लेगी, तब तक वह भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति नहीं कहला सकती। वेंजिली की बात जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि वेंजिली का प्रमुख उद्देश्य था कि कंपनी को भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाए। यही उद्देश्य लॉर्ड हेस्टिंग्स का भी था और अंततः लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय यह उद्देश्य पूरा कर लिया गया। 1818 तक मराठा सरदारों पर प्रभुत्व स्थापित हो गया और 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियां भारत में थी: कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर चुकी थी। अवध के साथ उसने सहायक संधि कर ली थी। अवध को सहायक संधि में बांध दिया गया था, बफर स्टेट बना दिया गया था। पलासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, इलाहाबाद की संधि, बनारस की संधि और फैजाबाद की संधियों के तहत ये सारा कार्य किया गया था। उधर मद्रास प्रेसिडेंसी ने हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। ऐसा ही कुछ करना बम्बई प्रेसिडेंसी भी चाह रही थी, लेकिन मराठे शक्तिशाली थे, ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे थे। वह इस तरह का मौका खोज रही थी क्योंकि वही सबसे पीछे थी तीनों प्रेसिडेंसियों में। मराठाओं का जो आंतरिक संघर्ष हुआ, उसी आंतरिक संघर्ष ने कंपनी को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप का मौका दिया। मराठा राज्य एक ढीला ढाला संघ था जिसमें पेशवा था और पेशवा के अधीन विभिन्न सरदार थे, जैसे ग्वालियर में सिंधिया थे, नागपुर में भोसले थे, इंदौर में होलकर थे, बड़ौदा में गायकवाड़ थे। इनमें आपस में भी संघर्ष होता था और इन्हीं संघर्षों ने कंपनी को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप का मौका दिया। पेशवा की बात करें तो हम लोग बालाजी विश्वनाथ की वंशावली देखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन कौन पेशवा हुए। पेशवा की बात शिवाजी के प्रशासन अष्टप्रधानों में की गई है, उसको देख लीजिएगा। तो बालाजी विश्वनाथ को शाहू ने 1713 में अपना पेशवा बनाया और 1720 तक ये पेशवा रहे। बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा बने। शाहू ने इन्हें अपना पेशवा बनाया और 1720 तक ये पेशवा रहे। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र जो हैं चिमनाजी अप्पा प्रथम, बाजीराव प्रथम। बाजीराव के 2 पुत्र हैं, बालाजी बाजीराव, ठीक, और रघुनाथ राव। बाजीराव के 2 पुत्र हैं, बाजीराव प्रथम के रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव। रघुनाथ राव के 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र थे: अमृत राव, बाजीराव द्वितीय और चिमनाजी अप्पा द्वितीय। बालाजी बाजीराव के भी 3 पुत्र हैं: विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव का 1 पुत्र था, माधव नारायण राव, ठीक। इनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, इनके दत्तक पुत्र हैं नाना साहब। इनके दत्तक पुत्र विनायक राव थे, 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ पेशवा है। इसके बाद इनके पुत्र बाजीराव पेशवा बने। 1720 से 1740 तक ही पेशवा थे। इसके बाद बाजीराव प्रथम 1740 से 61 तक पेशवा रहे। इसके बाद बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय युद्ध के समय यही पेशवा थे और उस युद्ध में हुई हानि को ये सहन नहीं कर पाए और इनका निधन हो गया 1761 में। इसके बाद पेशवा बने माधवराव, 1761 से 72 तक पेशवा थे। इसके बाद पेशवा बने नारायण राव, 1772 से 73 तक पेशवा थे। इसके बाद पेशवा बने माधव नारायण राव का जो कार्यकाल है 1773 से 95, 1773 से
1795 तक माधव नारायण राव पेशवा रहे। इसके बाद पेशवा बने बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय का जो कार्यकाल है वो है 1795 या 96 से लेकर 1818 तक। यही अंतिम पेशवा है। अंतिम पेशवा, यहीं से पेशवाई समाप्त हो गई। दरअसल बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और इस युद्ध में सेना का जो सेनापतित्व कर रहे थे औपचारिक रूप से वो विश्वासराव थे। विश्वासराव औपचारिक रूप से इसका नेतृत्व कर रहे थे और इस युद्ध में ये मारे गए। जब मारे गए तब बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी बने माधवराव, उनके दूसरे पुत्र, और माधवराव के निधन के पश्चात नारायण राव उत्तराधिकारी बने, पेशवा बने। लेकिन यहाँ जो रघुनाथ राव है, ये जो रघुनाथ राव है, ये चाह रहे हैं पेशवा बनना। इन्हीं के षड्यंत्रों से नारायण राव की हत्या हुई। दरअसल नारायण राव का कोई पुत्र उस समय था नहीं, तो ये चाहते थे कि नारायण राव की अगर हत्या हो जाती है, वो मर जाते हैं, तब हम पेशवा बन जाएंगे। लेकिन उनके मरणोपरांत एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके मरने के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ था, माधव नारायण राव जिसका नाम है। यहाँ नाना फडणवीस थे। नाना फडणवीस का मतलब है जो व्ययों का लेखा जोखा, वित्तीय मामलों का लेखा जोखा रखता है। तो नाना फडणवीस एक तरह से वित्त मंत्री कहिए, प्रधानमंत्री रहिए कहिए, वो माधवराव के थे। वो रघुनाथ राव की चाल सफल नहीं होने दिए, उन्होंने माधव नारायण राव को पेशवा बना दिया। अब रघुनाथ राव पेशवा बनना चाह रहे हैं, क्या करें? तो उन्होंने कंपनी की सहायता लेने का प्रयास किया। वो कंपनी के पास गए कि हमें पेशवा बना दो। यहीं से मराठा युद्धों की, आंग्ल मराठा युद्धों की शुरुआत हो जाती है। ये मौका कैसे मिला कंपनी को? मराठों ने दिया। रघुनाथ राव खुद कंपनी के पास गए और सूरत की संधि की 1775 में कि हमें पेशवा बना दो, हम आपको क्या देंगे? तुम रघुनाथ राव ने कहा कि हम आपको सल्सेट वशिन एलिफेंटा दे देंगे। सल्सेट वशिन पर कंपनी पहले से ही अधिकार करना चाहती थी। ठीक। नाना साहब बहुत ही योग्य प्रशासक थे। हालांकि सेनानायक तो नहीं थे, किसी युद्ध का नेतृत्व नहीं किए, लेकिन प्रशासक योग्य थे। उनके विषय में जो पूना के रेजिडेंट रह चुके थे पामर, उन्होंने कहा कि नाना के समाप्त होने के बाद, नाना के मरने के बाद मराठों में सूझबूझ ही समाप्त हो गई। तो इस समय तो अभी नाना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ? 1775 से 82। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ। रघुनाथ राव कंपनी के पास गए। रघुनाथ राव 1775 में कंपनी के पास गए और सूरत की संधि हुई। सूरत की संधि हुई। इस संधि में रघुनाथ राव ने कहा कि आप हमें पेशवा बना दो, हम आपको सल्सेट वशिन और एलिफेंटा द्वीप दे देंगे। अब देखिए, घर का भेदी लंका ढाए। रघुनाथ राव खुद कंपनी को मौका दे रहे हैं कि वो मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करे। बम्बई प्रेसिडेंसी ने क्या किया कि सूरत संधि के तहत एक सेना रघुनाथ राव के साथ भेज दी और इस युद्ध के प्रारंभ होने के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी ने एक पत्र कलकत्ता प्रेसिडेंसी को भेजा। लेकिन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि इन तीनों प्रेसिडेंसियों, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, तीनों प्रेसिडेंसियों में सर्वोच्च प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी होगी और मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियां जो भी युद्ध और संधियां करेंगी उसकी पूर्वानुमति कलकत्ता प्रेसिडेंसी से लेंगी। इस संधि की अनुमति कलकत्ता प्रेसिडेंसी से नहीं ली गई थी। इस संधि की अनुमति कलकत्ता प्रेसिडेंसी से नहीं ली गई। अब वारन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसने इस संधि को अन्यायपूर्ण घोषित कर दिया। इस संधि को नहीं माना और उसने अपटन को भेजा और कहा कि जाके दूसरी संधि करो। अपटन ने 1776 में पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि की। इस संधि के तहत सूरत की संधि को अन्यायपूर्ण घोषित कर दिया गया। तभी वारन हेस्टिंग्स को यह खबर मिली कि मराठा और फ्रांसीसियों में एक गठबंधन बन रहा है। मराठा फ्रांसीसियों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। यह एक बुरी खबर थी कंपनी के लिए। दूसरी बात कि इस संधि को हेस्टिंग्स ने अन्यायपूर्ण घोषित किया, लेकिन लंदन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको सही माना और इस संधि की अनुमति दे दी। इससे प्रोत्साहित होकर बम्बई प्रेसिडेंसी पुनः युद्ध प्रारंभ की। जो पहला युद्ध हुआ वो तलगांव का युद्ध था। कंपनी पराजित हुई। फिर बड़गांव का युद्ध हुआ, कंपनी फिर इसमें पराजित हुई। यह बड़गांव का युद्ध 1779 में हुआ था
और इसी समय एक संधि हुई जिसे बड़गांव की संधि कहा जाता है। बड़गांव की संधि यह अंग्रेजों के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी, क्योंकि अंग्रेजों को सभी क्षेत्र लौटाना पड़ा जो भी मराठा क्षेत्र उनके पास था। पामर और महादजी सिंधिया के बीच ये संधि हुई थी, बड़गांव की संधि। मराठों का प्रतिनिधित्व महादजी सिंधिया कर रहे थे और ब्रिटिश कंपनी का प्रतिनिधित्व पार्मर कर रहे थे। पार्मर और महादजी सिंधिया के बीच ये संधि हुई। सिंधिया ने यह कहा कि पार्मर और एस्टुअर्ट को जमानत के रूप में भी अपने पास कुछ दिन रखा था कि जब तक ये संधि पूर्णतः लागू नहीं हो जाती है तब तक तुम दोनों मेरे पास रहो। इसी से समझ लीजिए कि कंपनी के लिए कितनी अपमानजनक संधि थी। लेकिन इस संधि के होने के बाद भी वारेन हेस्टिंग्स युद्ध जारी रखा। उसने 2 सेना नायकों को बम्बई भेजा। उसने 2 सेना नायकों को बम्बई भेजा, गार्डर और पोफम को। 2 सेना नायक बम्बई आए, गार्डर और पोफम। गार्डर को कहा गया कि तुम पूना जीतो और पोफम को कहा गया कि तुम ग्वालियर जीतो। 2 सेनाएं इन दोनों के नेतृत्व में चल दी। इन्हें पूना में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन गार्डर गुजरात में सफलता पाया। अहमदाबाद को जीता और सबसे बड़ी सफलता इसकी यह थी कि ये गायकवाड़ को अपनी ओर मिला लिया। जो मराठा सरदार गायकवाड़ है, बड़ौदा के शासक हैं, इनको अपनी ओर मिला लिया। ये उसकी सबसे बड़ी सफलता है गार्डर के। गायकवाड़ ही ऐसा मराठा सरदार है जो किसी भी मराठा युद्ध में, तीनों मराठा युद्ध में किसी भी मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया। गायकवाड़ किसी भी मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया। यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न से कौन मराठा सरदार है जो आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया, तो वो गायकवाड़ है। गायकवाड़ पहले से ही पेशवा से खिन थे, तो वो अंग्रेजों के साथ मिल गए पहले युद्ध में ही। पोफम को थोड़ी सफलता मिली और ग्वालियर पर इसने अधिकार कर लिया। पोफम ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अब सिंधिया को लगा कि अगर ग्वालियर पर अधिकार हो गया तो आगे पूना पर भी ब्रिटिश कंपनी अधिकार कर सकती है। अगर दक्षिण की शक्तियों के साथ वो गठबंधन कर ले तो वो पूना पर भी अधिकार कर सकती है। तब अब सिंधिया संधि के लिए तैयार हो गए और उनकी मध्यस्थता में एक संधि हुई जिसे सालबाई की संधि कहा जाता है। सालबाई की संधि हुई 1782 में। 1782 में सालबाई की संधि हुई। इस संधि में यह कहा गया कि कंपनी जितने भी मराठा प्रदेश जीती है वो सबको लौटा देगी। उसका अधिकार सालसेट, मशीन और एलिफेंटा द्वीप पर बना रहेगा। और रघुनाथ राव को कंपनी पेशवा नहीं मानेगी, पेशवा मानेगी माधव नारायण राव को। तो कंपनी ने माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया। सालबाई की संधि 1782 से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। ठीक, तो आंग्ल मराठा संघर्ष का पहला चरण समाप्त हो गया। अब दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि देखिए, वो कैसे शुरू हुआ। दरअसल पेशवा जो है, पेशवा पर प्रभाव जमाने के लिए 2 लोग होड़ में लगे हुए थे। 2 लोग आपस में होड़ कर रहे थे। एक तो सिंधिया है, दूसरे होलकर है। महादजी सिंधिया और यशवंतराव होलकर, ये दोनों चाहते थे कि हमारा पेशवा पर अधिक प्रभाव रहे। पेशवा महादजी सिंधिया को पसंद करता था, होलकर को नहीं पसंद करता था। इसी बीच एक घटना घटित हुई। पेशवा ने होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या करवा दी। इससे नाराज होकर होलकर ने पेशवा पर आक्रमण किया। बिट्ठू जी की जब हत्या हो गई, पेशवा के भाई की बिट्ठू जी की जब हत्या पेशवा ने करवा दी, होलकर के जो भाई थे बिट्ठू जी, उनकी हत्या जब पेशवा ने करवा दी, तब होलकर नाराज होकर पेशवा पर आक्रमण किया और पेशवा तथा सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित किया। द्वितीय युद्ध कब से कब तक हुआ? 1803 से 6 तक हुआ। होलकर ने क्या किया? पेशवा पर आक्रमण किया। पेशवा पर आक्रमण किया क्यों किया था? क्योंकि इसके भाई बिट्ठू जी की हत्या पेशवा द्वारा करवाई गई थी। हदपसर के युद्ध में इसने पेशवा को पराजित किया। हदपसर का युद्ध 1802 में हुआ था। पेशवा को पराजित किया। पेशवा भागकर कंपनी के पास पहुंच गया। पेशवा की सबसे बड़ी गलती यही थी कि पेशवा भागकर कहाँ पहुंच गया? कंपनी के पास पहुंच गया और कंपनी से उसने बशिन की संधि कर ली। बशिन की संधि कर ली 1802। बशिन की संधि 1802 में पेशवा ने कंपनी के साथ बशिन की संधि कर ली। नजली सहायक संधि चाह ही रहा था, पेशवा खुद ब खुद चला गया। पेशवा की सबसे बड़ी गलती थी। बाजीराव द्वितीय इसमें पेशवा है,
कहा जाता है कि 1800 में जब नाना फडणवीस का निधन हो गया, उसके बाद मराठों की जो सूझबूझ थी वो समाप्त हो गई थी। नाना फडणवीस के विषय में कई लोगों ने उनकी तारीफ की है। पामर ने ये कहा है कि नाना के मरने के बाद मराठों की सूझबूझ समाप्त हो गई थी। ऐसे ग्रांट डफ ने भी नाना के विषय में कहा है कि वो अंग्रेजी हस्तक्षेप के खतरे को समझता था। वो जब तक था तब तक अंग्रेजी हस्तक्षेप, हालांकि रघुनाथ राव गए थे, पेशवा नहीं गया था। तो ग्रांट डफ क्या कर रहे हैं कि नाना अंग्रेजी हस्तक्षेप के खतरे को समझता था, इसलिए वो उससे बचता था। इस तरह से ब्राउनिंग कहते हैं कि नाना के साथ ब्राह्मण राज्य का अंत हो गया और पूना का पतन हो गया। ब्राउनिंग कहते हैं कि नाना के साथ ब्राह्मण राज्य का अंत हो गया और पूना का पतन हो गया। तो नाना का देहांत हो चुका है। यहाँ अंग्रेजी हस्तक्षेप पेशवा खुद अंग्रेजी हस्तक्षेप को आमंत्रित कर रहा है। बशिन की संधि हुई। बशिन की संधि के तहत पेशवा ने अंग्रेजी सेना पूना में रखना स्वीकार किया। गायकवाड़ पर से अपना आधिपत्य त्याग दिया। निजाम पर से अपना आधिपत्य त्याग दिया। सूरत को पेशवा ने कंपनी को दे दिया। इस संधि के विषय में कैसलर, जो उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के प्रधान थे, उन्होंने कहा कि इस संधि का मतलब क्या है। तो वेल्जेली ने कहा था कि भारत में पहली बार शांति में सुधार और अस्थायित्व स्थापित किया गया। इसी संधि के विषय में, बेसिन के संधि के विषय में ही वेल्जेली कहा है कि भारत में पहली बार शांति में सुधार और अस्थायित्व प्राप्त किया गया है। पेशवा को अगर कोई चुनौती देगा तो इस संधि के माध्यम से हम उसका संरक्षण करेंगे। पेशवा को अगर कोई चुनौती देगा तो हम इस संधि के माध्यम से पेशवा का संरक्षण करेंगे। इसी प्रकार सिडनी ओवन भी कहते हैं कि वाशिंग संधि के फलस्वरूप कंपनी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन प्रारंभ हुआ या भारत का साम्राज्य मिल गया। सिडनी ओवन क्या कहते हैं कि वाशिंग संधि के फलस्वरूप ही कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय साम्राज्य मिल गया। तो ये वाशिंग की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि थी, लेकिन मराठा सरदार इस संधि को स्वीकार नहीं किए। वो कंपनी को पराजित करना चाहते थे, तो अलग अलग युद्ध लड़े। जैसे इसका विरोध किया भोसले ने इसका विरोध किया, पराजित हुए। देवगांव की संधि करनी पड़ी भोसले को। सिंधिया भी इसका विरोध किए, उन्होंने भी युद्ध किया, वो भी पराजित हुए और उन्हें सूरजी अर्जन गांव की संधि करनी पड़ी। सूरजी अर्जन गांव की संधि। होलकर ने भी अंग्रेजों को चुनौती दी, वो भी पराजित हुआ और उसे भी राजपुर घाट की संधि करनी पड़ी। ये तीनों अलग अलग अंग्रेजों को चुनौती देते हैं। ये नहीं कि एक साथ मिल के चुनौती दें। सबसे बड़ी कमी यही है मराठों की कि वो बिखरे हुए हैं। संघ तो है लेकिन सभी अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। तो भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी, पराजित हुए। देवगांव की संधि करनी पड़ी 1803 में। ये संधि 1803 में हुई। सिंधिया भी पराजित हुए 1803 में, इनको भी संधि करनी पड़ी। सिंधिया को एक और संधि करनी पड़ी थी 1804 में, बुरहानपुर की संधि। तो दो संधियां सिंधिया को इस समय करनी पड़ी थी। होलकर कुछ दिनों तक टिके रहे। होलकर ने थोड़ा सा अच्छा कार्य किया इसमें। वो उसने क्या किया कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई, जो कि मराठों की चिर परिचित युद्ध पद्धति। बीच में छोड़ दिए थे, पानीपत युद्ध में भी छोड़ दिए थे, इसीलिए पराजित भी हुए। तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति होलकर ने अपनाई। कुछ दिनों तक उसने संघर्ष किया, कुछ अंग्रेजी सेनाओं को पराजित किया। मॉनसन के अधीन जो अंग्रेजी सेना थी उसको पराजित किया। दिल्ली का घेरा डाला, कुछ दिन तक दिल्ली का घेरा डाले रहा। लेकिन इसी बीच वहाँ जॉन हेक्टर लोनी आ गया और हेक्टर लोनी के आने के बाद इन्हें दिल्ली का घेरा हटाना पड़ा। ये भाग के भरतपुर गए। भरतपुर में इन्हें सोना मिला। भरतपुर पर वेल्जेली ने 4 बार आक्रमण किया लेकिन पराजित नहीं कर पाया होलकर के। इसीलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाराज हो गए वेल्जेली से, उन्हें वापस जाना पड़ा। भरतपुर पर वेल्जेली ने 4 बार आक्रमण किया लेकिन होलकर को पराजित नहीं कर पाया, इसीलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाराज हो गया और वेल्जेली को जाना पड़ा था 1805 में। अंत में क्या किया कंपनी ने कि भरतपुर को अपनी ओर मिला लिया और फिर होलकर को पराजित किया और होलकर ने अंततः राजपुर घाट की संधि कर ली। इन संधियों के माध्यम से कंपनी ने क्या किया
इन संधियों के माध्यम से कटक भोसले को कटक वर्धा के पश्चिम का क्षेत्र देना पड़ा, सिंधिया को अहमदनगर, अजंता घाटी, गंगा और यमुना का मध्य का जो द्वीवाद था वो देना पड़ा। साथ में 1803 में लॉर्ड लेक ने इनसे दिल्ली और आगरा छीन लिया था। दिल्ली और आगरा पर भी कंपनी का अधिकार हो गया। ये जो राजपुर घाट की संधि है होलकर, तो होलकर को चंबल नदी के उत्तर का समस्त क्षेत्र कंपनी को दे देना पड़ा। ठीक, तो ये एक तरह से सहायक संधियों से मराठा सरदार बध गए। फिर जो है ये होलकर की जो संधि हुई थी 1805 में हुई थी। तो ये संधियां पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा कौन सी संधि किसके साथ हुई थी। ठीक, अब द्वितीय अंग मराठा युद्ध यहीं समाप्त हो गया होलकर की संधि के पश्चात। फिर अभी भी मराठे अंग्रेजों को चुनौती दे रहे हैं। तृतीय अंग मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है? तृतीय युद्ध मराठा शक्ति का अंदाजा इसी से लगाइए कि प्रथम अंग मराठा युद्ध के 20 वर्ष बाद द्वितीय अंग मराठा युद्ध हुआ। प्रथम अंग मराठा युद्ध में कंपनी ने मराठों की शक्ति को आजमा लिया था, तो 20 वर्ष तक हिम्मत न हुई कि फिर टकराए, वो भी मराठों ने ही मौका दिया, तब जाके द्वितीय अंग मराठा युद्ध शुरू हुआ। तृतीय अंग मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि इस समय सबसे कमजोर भोसले हैं, क्योंकि राघोजी भोसले के बाद परशुजी भोसले वहाँ शासक बने हैं, लेकिन वहाँ गद्दी को लेकर संघर्ष हो रहा है, जिसमें अप्पा साहिब जो है उसका विरोध कर रहे हैं। और अप्पा साहिब चले गए कंपनी के पास कि हम उत्तराधिकारी बने, और उन्होंने 1816 में जाके नागपुर की संधि कर ली। इधर क्या हुआ कि 1814 में पेशवा ने गायकवाड़, जो कि अंग्रेजों के साथ है, गायकवाड़ के पास एक संदेश भेजा पेशवा ने, ऐसा है कि आप पर 1 करोड़ रुपए का बकाया है कर का, उसे आप दे दीजिए। 1 करोड़ रुपए बकाया का दावा किया पेशवा ने गायकवाड़ पर कि आपके ऊपर कर का 1 करोड़ रुपया बकाया है, आप उसे दीजिए। कंपनी के साथ गायकवाड़ है, कंपनी ने गायकवाड़ को प्रेरित किया कि ऐसा है कि उल्टी मांग तुम करो कि हमारा बकाया आप पर है। और इसके लिए गायकवाड़ ने एक अपना दूत गंगाधर शास्त्री को भेजा। गायकवाड़ ने अपना दूत भेजा गंगाधर शास्त्री को अपना दूत बनाकर भेजा पेशवा के पास। लेकिन पेशवा के जो प्रधानमंत्री थे त्र्यंबक जी ने क्या किया कि गंगाधर शास्त्री की हत्या करवा दी। जब हत्या करवा दी तब उस समय जो रेजिडेंट थे वहाँ पूना में अल्फिस्टन ने कहा कि पेशवा से कि ऐसा है कि त्र्यंबक जी ने हत्या करवाई है, त्र्यंबक जी को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। पेशवा ने त्र्यंबक जी को उन्हें सौंप दिया, उन्हें थाना जेल में रखा गया। 1816 में त्र्यंबक जी थाना जेल से भाग गए। इधर जो है इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल है। पहले प्रथम अंग मराठा युद्ध में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स है, द्वितीय अंग मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल वेल्जली है। लेकिन 1805 में जो राजघाट की संधि हुई थी होलकर के साथ, उस समय जॉर्ज वार्लो स्थानापन्न गवर्नर जनरल है। ये पूछा जा सकता है कि राजघाट की संधि होलकर के साथ जो राजघाट की संधि हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वेल्जली चले गए थे, स्थानापन्न गवर्नर जनरल जॉर्ज वार्लो थे उस समय। ठीक, और तृतीय अंग मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल है। वेल्जली के बाद जॉर्ज वार्लो स्थानापन्न है, उसके बाद मिंटो आए, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स आए। 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल है। तो इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय नेपाल के साथ जो कंपनी का युद्ध हो रहा था 1814 से 1816 के बीच, उसमें उलझे हुए थे। 1816 में जब त्र्यंबक जी थाना जेल से भाग गए, तब हेस्टिंग्स ने कहा कि ऐसा है कि पेशवा से कहो कि वो त्र्यंबक जी को हमारे समक्ष जल्दी प्रस्तुत करें और साथ में कुछ किले अपने जमानत के रूप में भी हमें दे। तो एल्फिस्टन ने पुरंदर, सिंहगढ़, रायगढ़ ये 3 किलों पर अधिकार कर लिया जमानत के रूप में, इसे अपने पास रख लिया। इसी बीच हुआ क्या कि कर्नल स्मिथ ने पूना पर आक्रमण कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। अब पेशवा को मजबूर होकर जून 1817 में संधि करनी पड़ी। जून 1817 में पूना में संधि करनी पड़ी। ठीक, इधर पिंडारियों के साथ कंपनी युद्ध शुरू की हुई थी। पिंडारी युद्ध को एक तरह से मराठाओं के विरुद्ध
प्रसारित कर दिया गया। ये कहा गया कि पिंडारी मराठाओं का समर्थन पिंडारियों को मिल रहा है, इसलिए वो अंग्रेजी प्रदेशों पर आक्रमण कर रहे हैं। पिंडारियों की बात हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 1817 में पूना में संधि हो गई, पेशवा संधि स्वीकार कर लिया। सिंधिया को मजबूर किया गया कि वह पिंडारियों के विरुद्ध युद्ध में कंपनी का सहयोग करे और इसके लिए नवंबर 1817 में सिंधिया को ग्वालियर की संधि करनी पड़ी। ग्वालियर की संधि करनी पड़ी 1817 में सिंधिया ग्वालियर की संधि किया। इसमें कहा गया कि वो अपने कुछ दुर्ग और सेना कंपनी को देगा पिंडारियों के विरुद्ध आक्रमण के लिए। ठीक, लेकिन इस संधि के बाद भी मराठा सरदार, जैसा कि द्वितीय मराठा युद्ध में हम लोगों ने देखा कि बर्शिन संधि के बाद मराठा सरदारों ने कंपनी को चुनौती दी, लेकिन अलग अलग चुनौती दी, पराजित हुए, संधियाँ हुई। यहाँ भी वही कार्य हो रहा है, लेकिन एक काम इन लोगों ने अच्छा किया कि मिलकर इन लोगों ने पूना रेजिडेंसी पर आक्रमण किया, पूना रेजिडेंसी को जला दिया। फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। हाँ, पेशवा भाग भाग के युद्ध कर रहा है। पहला खिड़की का युद्ध हुआ, खिड़की का युद्ध, फिर खिड़की के युद्ध के बाद अष्टी का युद्ध हुआ और इसी बीच कोरेगांव का एक युद्ध हुआ था। कोरेगांव का युद्ध, यह युद्ध जो हुआ था 1/1/1818 को हुआ था। ये क्रम पूछा जा सकता है, इसलिए अष्टी का युद्ध निर्णायक था। अष्टी का युद्ध निर्णायक था 20/9/1818। अष्टी का युद्ध निर्णायक हुआ और इसमें पेशवा पराजित हुआ निर्णायक रूप से और पेशवा ने आत्मसमर्पण कर दिया। किसके समक्ष? जॉन मालकम के समक्ष। मालकम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया पेशवा ने। हेस्टिंग्स ने क्या किया कि पेशवाई को समाप्त कर दिया और पेशवा को 18 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के बिठूर में भेज दिया। तो पेशवा बिठूर में रहने लगा, अंग्रेजी पेंशन पे उसका जीवन निर्भर हो गया। ठीक, पेशवाई समाप्त कर दी गई और जो भोसले वंश के एक वंशज थे प्रताप सिंह अल्पवयस्क थे, उनको राजा बना दिया गया। ठीक, अब सिंधिया है, होलकर है, भोसले हैं, तो भोसले भी कंपनी को चुनौती दी है। इसके पहले ही भोसले ने कंपनी को चुनौती दिया। नवंबर 1817 में है भोसले सीताबर्णी में पराजित हुए। सीताबर्णी में पराजित हुए और एक संधि हो गई और एक संधि कर लिए। ठीक, दिसंबर में ये संधि हो गई थी भोसले से 1817। होलकर है, होलकर उस समय जो है यशवंतराव होलकर का निधन 1811 में हो गया था। उसके बाद उनकी पत्नी सीताबाई वो मल्हार राव द्वितीय जो कि अल्पवयस्क उनका पुत्र था, उनकी संरक्षक बनी हुई थी। होलकर सेना ने भी अंग्रेजों को चुनौती दी, पराजित हुए महिदपुर में और मंदसौर की संधि करनी पड़ी। महिदपुर युद्ध में पराजित हुए और इन्हें मंदसौर की संधि करनी पड़ी। संधि जनवरी 1818 में इन्हें मंदसौर की संधि करनी पड़ी। इन्हें दिसंबर में भोसले को सीताबर्णी में पराजित किया गया और सीताबर्णी की संधि करनी पड़ी। ठीक, तो इस प्रकार पेशवाई समाप्त हो गई और ये सभी मराठा साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्रों को कंपनी ने ले लिया और वो सहायक संधियों को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मराठा साम्राज्य का एक तरह से अंत हो गया। ये सरदार, ये रियासतें बनी रहीं, भोसले की हो या ग्वालियर की हो या बड़ौदा की हो, या एक बार तो खैर साथ में था ही नहीं युद्धों के। ठीक, अब पराजय के कारण क्या है इसकी बात हम लोग होलकर के हेस्टिंग्स के साथ कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा।